हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में कुछ बहुत बेहतर कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, जिसमें हम चैप्टर 3 पढ़ रहे थे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, यानी धातु और अधातु। हमने मटेरियल पढ़ा कि मटेरियल्स क्या होते हैं, सब्सटेंसेस क्या होते हैं या मैटर क्या होता है। एलिमेंट्स, तत्व के बारे में हमने पढ़ा कि तत्व क्या होते हैं और तत्व को, एलिमेंट्स को किस तरह से आप क्या करेंगे, क्लासिफाई करेंगे। हमने कहा कि कुछ तत्व ऐसे होंगे जिनको हम मेटल्स की कैटेगरी में रखेंगे और कुछ को नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रखा जाएगा। ओके, अभी तक हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी मेटल्स की और नॉन मेटल की। फिर हमने क्या देखा था, दोनों में डिफरेंसेस देखे थे। आज हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। एक केमिकल प्रॉपर्टीज को अपने लास्ट सेशन में आपने देखा था। एक बार क्विक रिवीजन करते हुए चलते हैं पूरे चैप्टर का और फिर आगे का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आइए, मेटल्स एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु। हर वो वस्तु जो किसी चीज से मिलकर बनी हुई है उसको क्या कहा गया, मटेरियल कहा गया। ठीक है, जैसे आपके आसपास की चेयर या टेबल किससे बनी हुई है, लकड़ी से बनी हुई है, तो वो वुड या लकड़ी क्या हो गई, मटेरियल हो गई। ठीक है, अभी उस लकड़ी को, उस वुड को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा, धातु की या फिर अधातु की। ठीक है, ये कैसे पता लगेगा, जब हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। ठीक है, जितनी भी प्रॉपर्टीज उसमें होंगी। ठीक है, तो दो तरह से हम प्रॉपर्टीज को हमने पढ़ा, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज, दूसरा हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज आपके क्या होंगे, भौतिक गुण। भौतिक गुण क्या होते हैं, जब आप भौतिक रूप से या फिर आप उसको देखने पर, उसको छूने पर कैसा लगता है, ठीक है, वो आपको बताएगा कि वो वस्तु या वो चीज, वो मटेरियल क्या है, धातु है या फिर अधातु है। तो मेटल्स को हमने क्या कहा कि लस्ट्रस होंगे, यानी चमकदार होंगे। धातु जितनी भी होती हैं वो कैसी होती हैं, जनरली चमकदार होती हैं। वो जो सूर्य से आने वाला प्रकाश है या किसी भी तरह का प्रकाश है उसको रिफ्लेक्ट करती हैं, यानी परावर्तित करती हैं। और क्या कहा, हार्डनेस, हार्डनेस की बात की, कठोरता की बात की, कि जो भी धातु होती हैं वो सामान्य रूप से या ज्यादातर जितनी धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, कठोर होती हैं। उनको प्रेस किया जाता है तो वो इजीली प्रेस नहीं होती, दबा नहीं सकते आप उन चीजों को। ठीक है, और इजीली उनका जैसे मोल्ड करना हुआ या फिर तोड़ना हुआ वो थोड़ा कठिन होता है धातु को। ठीक है, प्रेशराइज नहीं कर पाएंगे तो शेप में, साइज में चेंज नहीं कर पाएंगे। इसमें एक्सेप्शनल केस पड़ा था सोडियम पोटेशियम का, कि वो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं। मैलिएबिलिटी की बात की थी, आघात वर्ध्यता की, कि धातुएं जितनी होती हैं वो आघात वर्ध्य होती हैं। आघात वर्ध्य होने का मतलब क्या है, कि जब उनको पीटा जाएगा तो वो पतली पतली चादरों में कन्वर्ट हो जाएंगे, जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ा एल्यूमिनियम फॉइल का और सिल्वर फॉइल का। ठीक है, डक्टिलिटी की बात करते हैं। नेक्स्ट जो आपकी प्रॉपर्टी आती है, गुण आता है धातुओं में, वो क्या है, तन्यता का है। यानी धातु जो होती है वो तन्य होती है। तन्य का मतलब क्या है, अगर उसको खींचा जाएगा या उस पर अगर दबाव डालेंगे तो उसको हम क्या कर सकते हैं, पतली पतली तार में बदल सकते हैं, या धातुओं में ऐसा गुण पाया जाता है जिससे कि उनकी पतली पतली तार बनाई जा सकती है। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या था, इलेक्ट्रिसिटी की आपकी जितनी वायर्स हैं वो सारी क्या हैं, किससे बनी हुई है, किसी न किसी धातु से बनी हुई है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या कहा था, सोनोरस। ये जो आपकी रिंगिंग बेल्स होती है, जो बजने वाली घंटियां होती हैं, वो किसकी बनाई जाती हैं, धातु की बनाई जाती है। क्यों, क्योंकि धातु में सोनोरिटी का जो होता है गुण पाया जाता है। ठीक है, उनमें एक अलग तरह की क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है। ठीक है, कंडक्टेंस की बात की हमने, कि जो धातुएं होती हैं वो क्या होती हैं, सुचालक होती है, किसकी, विद्युत और ऊष्मा की। ठीक है, तो जिस तरह से हमने बोला कि धातुएं तन्य हैं, तन्य होने के साथ साथ वो क्या कर रही हैं, चालन कर रही हैं, वहन कर रही हैं, किसका, विद्युत का, इलेक्ट्रिसिटी का। इसीलिए जितनी भी तार वगैरह है आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी की, वो किससे बनाई गई है, धातु से। एक तो वो तन्य है और दूसरा वो क्या है, आपका सुचालक है, विद्युत की। ठीक है, वहीं हमने ऊष्मा के सुचालन की बात की, कि ऊष्मा का भी ये चालन करते हैं। इसीलिए जितने आपके बर्तन वगैरह होते हैं वो किससे बनाए जाते हैं, मेटल से बनाए जाते हैं, ताकि उनमें खाना पक सके। ओके,
इसके बाद हमने बात की फिजिकल स्टेट की। तो जितनी आपकी धातुएं होती हैं उनकी भौतिक अवस्था क्या होती है? जनरली सॉलिड होती हैं। ज्यादातर धातुएं आपको ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। इसका एक्सेप्शनल केस क्या था? मर्क्यूरी था, जिसको आपने कहा कि वो सामान्य तापमान पर, ठीक है, पारा भी जिसे कहा जाता है, मर्क्यूरी पारा, और इसका सिंबल क्या होता है? Hg। ओके, ये आपको सामान्य तापमान पर या रूम टेम्परेचर जिसे बोला जाता है वहां पर द्रव अवस्था में मिलता है। ये धातु है। तो अगर क्वेश्चन आता है कभी कि कौन सी ऐसी धातु है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में मिलती है, तो वो कौन सी धातु है आपकी? पारा यानी मर्क्यूरी Hg जिसका सिंबल है। ओके, नेक्स्ट हमने बात की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। तो जो आपके धातुएं होती हैं उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या है? क्वथनांक, सॉरी गलनांक, और बॉइलिंग पॉइंट हो गया आपका क्वथनांक, ठीक है। यानी जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड क्या हो रहा है? लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ठोस द्रव में परिवर्तित हो रहा है, वो आपका क्या है? गलनांक है या फिर मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्ट हो रही है, जिसपे पिघल रही है, ठीक है, ठोस। वहीं जब द्रव आपका उसमें गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो उस पॉइंट को क्या कहा जाएगा? आपका बॉइलिंग पॉइंट कहा जाएगा। ओके, या आप जिसे क्या कहते हो? क्वथनांक भी कहते हैं। तो जो आपकी धातुएं हैं उनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते हैं? बहुत ज्यादा होते हैं। यानी उनको बहुत ज्यादा तापमान दिया जाएगा तब जाके वो क्या होंगे? पिघलेंगे। जैसे आपने देखा होगा लोहा, ठीक है, मेटल्स के बर्तन बनाए जाते हैं, उनका हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए तो उनके बर्तन बन रहे हैं। अगर लो मेल्टिंग पॉइंट होता तो खाना बनाने से पहले ही बर्तन पिघल जाते, ठीक है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इसीलिए हम नॉर्मल जो गैस है या बर्नर है चूल्हे पे उतना टेम्परेचर दे ही नहीं पा रहे हैं कि जो हमारे मेटल के बर्तन हैं वो पिघल पाए या मेल्ट हो पाए, ठीक है। इसीलिए क्या किया गया है? मेटल्स के बर्तन बनाए जाते हैं। प्लास्टिक से नहीं बनाया जाता, लकड़ी से नहीं बनाया जाता। प्लास्टिक से क्यों नहीं बनाएंगे? वो पहले ही मेल्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा, ऊष्मा का वहन नहीं करता है, चालन नहीं करता है, जल जाता है लेकिन ऊष्मा को एक सिरे से दूसरे सिरे तक फ्लो नहीं होने देता, बहने नहीं देता है। तो ये सारी धातुएं किसकी, सॉरी, ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? आपकी धातुओं की हैं। और धातुओं के उदाहरण क्या क्या बताए थे आपको? लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, सोडियम, पोटेशियम हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया। ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं? आपके धातुओं के एग्जाम्पल हैं। अब जितनी प्रॉपर्टीज आपने यहाँ धातुओं में पढ़ी हैं वो सारी अब्सेंट हो जाती हैं या अनुपस्थित हो जाती है किसमें? अधातुओं में। ओके, तो अधातु अब आपकी क्या होगी? नॉन मैलिएबल हो जाएगी, यानी जो आघातवर्धे नहीं है, जिसको पीटा तो जा रहा है लेकिन पीटने पर क्या हो रहा है? उसके टुकड़े हो रहे हैं, वो टूट रही है, पाउडरी मास में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, उसका चूरा हो रहा है, भंगुरता का गुण उसमें है, तो वो क्या है? आपका नॉन मेटल है या अधातु है। नॉन सोनोरस आपने उसे कहा, नॉन सोनोरस यानी वो रिंगिंग साउंड किसी भी तरह की प्रोड्यूस नहीं कर रही है, इसी वजह से उसकी रिंगिंग बेल्स बनाई नहीं जा रही है। पुअर कंडक्टर की बात की, या आपने कहा कि जो अधातुएं होती हैं वो विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? कुचालक होती है। ओके, नेक्स्ट हमने कहा नॉन लस्ट्रस होती हैं, यानी इनमें अपनी कोई चमक नहीं होती है और ये लाइट को या प्रकाश को रिफ्लेक्ट भी नहीं करते हैं, ठीक है। फिजिकल स्टेट की बात की आपने, तो जो आपकी अधातुएं होती हैं वो कैसी स्टेट में मिलती हैं आपको? ठोस या गैस स्टेट में मिलती हैं, ठोस या गैस अवस्था में मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर आप ब्रोमीन का एग्जाम्पल देखते हैं अधातु में, जैसे आपने मेटल्स में किसका देखा था? मर्क्यूरी का देखा था। धातु में क्या कहा कि मर्क्यूरी नॉर्मल टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में आपको मिलेगी। तो यहाँ अधातु में ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या है? अधातु है और ये रूम टेम्परेचर पर या सामान्य तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। ओके, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात की तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत कम होता है। और इसके एग्जाम्पल आपकी क्या क्या थे? जितनी भी गैसेज होती हैं वो सारी आपकी किसमें आती हैं? अधातुओं में आती है। उसके साथ साथ आपका कार्बन हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीजें, ये सारे एलिमेंट्स भी किसमें आएंगे? आपके नॉन मेटल्स में आएंगे। ओके, इसके बाद हमने क्या देखा था कि आपके कुछ पॉइंट्स थे कार्बन को लेके। कार्बन को आप हमेशा से जब भी आप साइंस पढ़ेंगे या केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें कार्बन को अलग से प्रेफरेंस दी जाती है, या कार्बन के चारों तरफ की क्या घूमती है? आपकी केमिस्ट्री घूमती है। या केमिस्ट्री में आप ज्यादातर जो भी पढ़ेंगे वो कार्बन से रिलेटेड पढ़ेंगे या कार्बन को केंद्र में रखकर पढ़ेंगे। तो कार्बन के बारे में एक चीज समझ लीजिए कि क्या कार्बन आपका किस कैटेगरी में आ गया? नॉन मेटल में आ गया, ठीक है। नॉन मेटल यानी क्या है? अधातु। कार्बन एक अधातु हो गया,
कार्बन जो एनवायरनमेंट में पाया जाता है वो अलग अलग फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है। और जो इसकी ये फॉर्म्स है इन्हीं को क्या कहा जाता है, एलोट्रॉप कहा जाता है, यानी अपर रूप कहा जाता है। ओके, तो कार्बन की कौन कौन सी अलग अलग फॉर्म्स है, कोल के रूप में, कोयले के रूप में आपने कार्बन को पढ़ा है, एक क्लास में आपका कोल एंड पेट्रोलियम करके चैप्टर था, वहां पर आप कार्बन को आप कोल की फॉर्म में पढ़ते हैं। दूसरा ग्रेफाइट कार्बन की एक फॉर्म है, और डायमंड आपका क्या है, कार्बन की एक फॉर्म है। तो ये एलोट्रॉप्स हो गए कार्बन के। ओके, दूसरा कार्बन जो होता है वो क्या होता है, विद्युत का और ऊष्मा का चालन करता है, ठीक है। तो कौन सी फॉर्म, ग्रेफाइट आपकी जो फॉर्म है कार्बन की, वो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देती है या गुड कंडक्टर होती है, किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की। वहीं जो कोल होता है आपका वो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, ऊष्मा का चालन होने देता है या वहन होने देता है। वहीं जब आप हार्डेस्ट सब्सटेंस की बात करेंगे तो वहां पर डायमंड आता है, या आप कहते हैं कि कार्बन में ब्रिटलनेस का या भंगुरता का गुण कार्बन की कौन सी फॉर्म, डायमंड में नहीं पाया जाता, यानी डायमंड को अगर पीटा जाएगा तो उसका चूरा नहीं होगा या पाउडरी मास में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है, कठोरतम क्या है, कठोरतम मटेरियल आप उसे बोल सकते हो। क्यों, तो यहाँ पर आपने किसके बारे में पढ़ा, इतना हमने मेटल्स और नॉन मेटल के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। इसके बाद मैंने आपको डिफरेंसेस के बारे में बताया, यानी जो आपके अंतर थे किस किस के बीच में, धातु के बीच में और अधातुओं के बीच में, वो हमने पढ़ा था। अभी हम क्या करेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, किसकी, अधातुओं की, या रासायनिक गुण जिसे हमने कहा है, ठीक है। पहले हम मेटल्स की यानी धातुओं की रासायनिक गुणों की बात करेंगे, उस धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण, ओके। तो धातु के रासायनिक गुण आपके क्या क्या होंगे, पहले जब उसकी रिएक्शन किसके साथ कराई जाएगी, एयर के साथ कराई जाएगी, या आप क्या बोलेंगे, एयर में क्या है आपका, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो ऑक्सीजन के साथ आप जब मेटल की अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कंबशन या दहन क्या होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। ऑक्सीजन चाहिए अगर आपको आग जलानी है, कंबशन की प्रक्रिया हो रही है, कहीं पर दहन की प्रक्रिया हो रही है, तो उसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक है। तो जब मेटल की अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, ऑक्सीजन से कराई जाएगी। किसी भी धातु की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराई जाएगी तो उस केस में मेटल के ऑक्साइड्स बनते हैं या धातु के ऑक्साइड्स बनते हैं। ओके, ऑलमोस्ट ऑल मेटल्स कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ओके, और आपने क्या पढ़ा है, जब आप क्या पढ़ रहे थे, मेटल्स के बारे में अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ रहे थे, तो जो आपका मेटल का ऑक्साइड होता है, या आप इसे ही क्या कहते हैं, धातु ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। और ये धातु ऑक्साइड आपके क्या होते हैं, बेसिक होते हैं नेचर में। बेसिक यानी क्षारीय प्रकृति के होंगे, ठीक है। क्षारीय, बेसिक आप इनको पढ़ेंगे और कहीं कहीं आपको एल्कलाइन वर्ड भी मिलेगा। तो ये सब किसके लिए है, क्षार के लिए, ठीक है। और इससे पहले आपने चैप्टर पढ़ा है एसिड, बेस और सॉल्ट, जहां पर आपको पता है क्षार क्या होते हैं, जिनका टेस्ट आप कह रहे थे कि कसैला होता है, ठीक है। ये लाल लिटमस को कैसा कर देते हैं, नीला कर देते हैं, ठीक है। और क्षार क्या होता है, एसिड के कांटेक्ट में आने पर, ठीक है, अम्ल के संपर्क में आने पर क्या करता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देता था, यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया करता था। और उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है, लवण और जल बनता है, यानी कोई तो एक सॉल्ट बनेगा और साथ साथ में क्या बनेगा, वाटर बनेगा। उदासीनीकरण से आप क्या समझते हैं, उदासीन हो रहे हैं, अम्ल और क्षार आपस में मिलकर क्या हो रहे हैं, उदासीन हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या कहा, जो आपके मेटल का ऑक्साइड बनेगा, मेटल किससे रिएक्शन कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है, तो मेटल की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगी, मेटल का ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। धातु की ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रही है, धातु का ऑक्साइड बन रहा है, और ये धातु का ऑक्साइड कैसा है, क्षारीय प्रकृति का होगा। तो जब इस धातु ऑक्साइड के संपर्क में कोई अम्ल आएगा, ठीक है, ये क्षारीय प्रकृति का है, तो इसकी अभिक्रिया किससे कराई जाएगी, अम्ल से कराई जाएगी, और ये अभिक्रिया कौन सी होगी, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी, ठीक है, उदासीनीकरण अभिक्रिया होगी।
और इस उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद क्या बनेगा आपका, लवण बनेगा और साथ साथ क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। क्या बताया गया आपको कि जो आपका धातु है, हम रासायनिक गुणों की बात कर रहे हैं, यानी जो आपकी धातुएं हैं वो किस तरह से किसी अन्य कंपाउंड से, किसी यौगिक से, किसी अलग एलिमेंट से किस तरह से अभिक्रिया करेंगी और अभिक्रिया करने पर वो खुद को मॉडिफाई करेंगी या फिर कौन सा नया प्रकार का उत्पाद बनेगा। तो हमने सबसे पहले बात की, जो आपकी क्या होंगी, धातु होगी, वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगी, धातु का ऑक्साइड बनाएगी। ये धातु का ऑक्साइड कैसा होगा, प्रकृति में क्षारीय प्रकृति का होगा। और जब ये धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का हो गया तो अभी ये धातु का ऑक्साइड किसी अम्ल से अभिक्रिया करेगा, तो अम्ल से अभिक्रिया करने पर क्या बनेगा, लवण और जल बनेगा। क्योंकि इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, आपका एक क्षार एक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है, जो कि हमने किसमें पढ़ा था, उदासीनीकरण अभिक्रिया में पढ़ा था। ओके, तो आप जल्दी से इसको नोट करेंगे, उसके बाद हम आगे देखेंगे इसके कुछ और एग्जाम्पल्स। ओके, किसी बच्चे को कुछ पूछना है, कोई आपका डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, GIC कोचियार, बच्चों आवाज आ रही है आपको, हैंड रेस करिए आवाज आ रही है तो। ओके, नोट करिए जल्दी से। के कुछ एग्जाम्पल्स, ठीक है, कि जो आपकी अलग अलग धातुएं हैं वो किस तरह से क्या कर रही हैं, अभिक्रिया कर रही हैं। ओके, ये आपकी एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है, इसको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अगर आपको ये सब भी याद नहीं रहेगा, सिर्फ आपको ये लाइन याद रहेगी कि हमने कहीं तो पढ़ा था कि मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनाता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है। यानी धातु आपका, मेटल क्या हो गया, धातु हो गई, ठीक है, धातु आपका ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, तो क्या बना रहा है, धातु ऑक्साइड बना रहा है, मेटल ऑक्साइड जिसे आप कह रहे हैं। और जब भी आप धातु ऑक्साइड लिखेंगे साथ में आप लिख देंगे क्षारीय प्रकृति, तो आपको याद रहेगा कि ये क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ओके, तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेटल यानी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनेगी, धातु का ऑक्साइड बनाएगी। ठीक है, बहुत छोटा और जनरल एग्जाम्पल है, सामान्य एग्जाम्पल है इसका, कि जैसे आपने देखा है कि जो आपके घरों में लोहे के कोई बर्तन रहता होगा, लोहे का कोई सामान रहता होगा, आयरन का, ठीक है, तो आप क्या देखते हैं, अगर वो बहुत टाइम तक खुले में पड़ा हुआ है, ठीक है, और एनवायरमेंट में ऐसी खुला छोड़ा हुआ है अपने आसपास, उसमें पानी भी पड़ रही है, हवा भी लग रही है, तो आप क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद उसकी जो बाहर की आउटर सरफेस होती है उसमें रेड कलर की रस्ट, धूल जैसा आपको लाल लाल रंग का दिखने लगता है, जिसे आप क्या बोलते हैं सामान्य भाषा में कि उस पर जंग लग गया है। ठीक है, यही कहते हैं कि लोहे पर जंग लग गया है। वो लोहे पर वो जंग कहाँ से आई, तो वो जंग कहाँ से आती है, वो कुछ नहीं होता है, उस लोहे का ऑक्साइड होता है। ठीक है, यानी जो आपके आसपास वातावरण में ऑक्सीजन है वो उस जो बर्तन है, ठीक है, उसका जो मटेरियल है क्या है, आयरन का बना हुआ है, उस आयरन से रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और आयरन से अभिक्रिया करके आयरन का ऑक्साइड बना देता है। ओके, तो ये क्या हो रही है, जो आपकी एनवायरमेंट में ऑक्सीजन है वो उस आयरन से क्या कर रही है, अभिक्रिया कर रही है। तो लोहे की ऑक्सीजन से अभिक्रिया की और क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। और हमने क्या कहा, वो ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होगा, बेसिक नेचर का होगा, यानी क्षारीय प्रकृति का होगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल when copper is heated in air, it combines with oxygen to form copper second oxide, a black oxide. ओके, यानी जब कॉपर आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर का ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, मेटल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। अब जल्दी से आप इस एग्जाम्पल को नोट कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें कॉपर यानी तांबा। ओके, तांबा क्या कर रहा है आपका,
ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और तांबे का क्या बना रहा है, सेकेंड ऑक्साइड बना रहा है। सेकेंड ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर कॉपर होगी। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन भी पूछती चलूंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सिमिलरली एल्यूमिनियम फॉर्म्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ओके, यहाँ पे आपके एल्यूमिनियम की रिएक्शन हो रही है ऑक्सीजन से और क्या बन रहा है, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा कि जितनी भी धातु की ऑक्साइड्स होंगी वो क्या होंगी, क्षारीय प्रकृति की होंगी। लेकिन आप यहाँ पर क्या देखते हैं, कुछ कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं। क्या कहा मैंने, पहले मैंने आपको बताया था कि धातु के जितने ऑक्साइड्स होते हैं वो सामान्य रूप से, और जब सामान्य रूप से आप बात करते हैं साइंस में, आपको हमेशा सामान्य रूप के बाद एक एक्सेप्शनल केस जरूर मिलेगा, ठीक है। जैसे आपने धातुओं के गुण पढ़े, जहां पर आपने कहा कि ये धातुएं तो सारी क्या होती हैं, ठोस अवस्था में होती है। फिर आपने एक्सेप्शनल केस देखा क्या, मरकरी का, कि ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। तो एक सामान्य आइडिया किसी चीज के बारे में लिया जाता है, लेकिन उसमें एक्सेप्शनल केस को भी ऐड किया जाता है। तो वैसे ही क्या बोला कि मेटल के ऑक्साइड ज्यादातर तो क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे, लेकिन कुछ कुछ मेटल के ऑक्साइड ऐसे होते हैं कि जो क्या करते हैं, क्षारीय प्रकृति के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाते हैं। तो वहां पर क्या बोला जाता है कि हमने क्या कहा कि मेटल ऑक्साइड जो क्षारीय प्रकृति का होगा वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया का पार्ट होगा। लेकिन अगर कोई धातु का ऑक्साइड ऐसा है जो क्षारीय प्रकृति के साथ साथ अम्लीय प्रकृति का भी है, तो वो क्या करेगा, अगर ये क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति का है, ठीक है, तो फिर ये क्या करेगा, क्षार या अम्ल किसी से भी अभिक्रिया कर सकता है। समझ रहे हैं, अगर आपकी धातु का ऑक्साइड क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति का है तो वो तो क्षार के साथ अभिक्रिया कर सकता है, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर सकता है, और दोनों ही केस में क्या देगा, आपका लवण और जल बनाएगा। यही कह रहे थे आप, लवण और जल आपका पहले भी बन रहा था, लेकिन तब आपने क्या कहा था, धातु का ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति का है सिर्फ, और वो किससे अभिक्रिया करेगा, सिर्फ अम्ल से अभिक्रिया करके ये देगा। लेकिन अब आप पढ़ रहे हैं कि मेटल के कुछ ऑक्साइड्स ऐसे होते हैं कि जो क्षारीय और अम्लीय दोनों प्रकृति के होंगे, और वो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करेंगे, और दोनों से अभिक्रिया करने पर लवण और जल बनाएंगे या उदासीनीकरण अभिक्रिया का पार्ट होंगे। और ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकृति के होते हैं उनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। ओके, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड आपको पूछा जाएगा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, तो आप बताएंगे धातु के ऐसे ऑक्साइड जो अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकृति को दिखाते हैं या दोनों प्रकृति जिनमें होती है, उसी को क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहा जाता है। और ये क्या करते हैं, अम्ल और क्षार किसी के साथ भी अभिक्रिया करके उदासीनीकरण अभिक्रिया देते हैं या लवण और जल बनाते हैं। ओके, और इसके एग्जाम्पल्स आपने क्या देखे, एल्यूमिनियम का ऑक्साइड जो यहाँ पर बन रहा है ये भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, और साथ ही जिंक ऑक्साइड भी किसका एग्जाम्पल है, आपका एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। ओके, अब जल्दी से इसे नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी देखेंगे आपके मेटल्स की, यानी धातुओं की रासायनिक गुण। ओके, जल्दी से नोट करिए। चलिए आगे देखते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड्स एंड बेस। ओके, तो एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड, जिसे हमने क्या कहा कि ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा, ये किस तरह से अभिक्रिया करेगा, एसिड के साथ भी और बेस के साथ भी। तो पहले केस में ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, यानी अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है, और क्या बना रहा है, 2AlCl3, ये लवण हो गया आपका, और साथ में जल बना रहा है, तो ये भी क्या हो गई, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गई। और क्यों कर रहा है ये अम्ल के साथ अभिक्रिया, क्योंकि हमने बोला ये ऑक्साइड है ना धातु का, Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या है, धातु का ऑक्साइड है, धातु ऑक्साइड है, और साथ ही कैसा है,
एम्फोटेरिक है। एम्फोटेरिक यानी ये क्षारीय प्रकृति भी दिखाएगा और अम्लीय प्रकृति भी दिखाएगा। इसीलिए जब ये क्षारीय प्रकृति की बात करेंगे हम, तो ये अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करेगा। यहाँ पर ये अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है आपकी पहली रिएक्शन में, और क्या बना रहा है, लवण और जल बना रहा है। दूसरा हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर ये क्षार से भी अभिक्रिया करेगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, और उस केस में भी ये लवण और जल बनाएगा। ये भी क्या है, उदासीनीकरण अभिक्रिया है। ओके, sodium aluminate, most metal oxide are insoluble in water, but some of these dissolve in water to form alkalis. Sodium oxide and potassium oxide dissolve in water to produce alkalis as follow. ऐसे ही सोडियम और पोटेशियम के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो भी रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, एल्कलीज बनाते हैं, यानी आपके क्षारीय विलयन बनाते हैं। तो इसमें आपका ये सोडियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है और ये पोटेशियम ऑक्साइड का एग्जाम्पल है, जो कि रिएक्शन कर रहे हैं या डिसॉल्व हो रहे हैं पानी में और उसके बाद इस तरह से अभिक्रिया दे रहे हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो यहाँ हमने किसकी बात की, केमिकल रिएक्शन की बात की, केमिकल रासायनिक अभिक्रिया की बात की, वहीं केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की, जो कि आपके क्या थे, रासायनिक गुण थे, किसके, धातुओं के। और इसमें अभी आपने सिर्फ एक गुण पढ़ा और एक अभिक्रिया पढ़ी, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। यानी ऑक्सीजन के साथ आपका धातु अगर अभिक्रिया करेगी तो धातु का ऑक्साइड बनाएगी। और हमने कहा कि धातु के ज्यादातर ऑक्साइड क्या होंगे, क्षारीय प्रकृति के होंगे, लेकिन कुछ कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो क्षारीय के साथ साथ अम्लीय प्रकृति भी दिखाएंगे, तो वो एम्फोटेरिक कहलाएंगे। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपके क्षार और अम्ल दोनों से अभिक्रिया करेंगे और क्या बनाएंगे, लवण और जल बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर आपका ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कंप्लीट होती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आपका कोई डाउट है, तो वो आप नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं। इसके बाद हम आगे की केमिकल रिएक्शंस या केमिकल प्रॉपर्टीज को अपने नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।